तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि यून उस वास को खरीद लेता है और सभी लोग तो पीछे हट चुके रहते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि वो सचमुच खरीद रहा है। लेकिन उसके पास स्पिरिट स्टोन थोड़े कम रहते हैं, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही कम हो जाते हैं। तो कहता है इतना में काम चल जाएगा। वो कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ये हंसने लगता है और कह रहा होता है मुझे पता है कि स्टोन थोड़े से कम है, तो क्या मैं इसके बदले थोड़े से स्पिरिट ग्रास भी दे सकता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है दे सकते हो, लेकिन देखो 20 साल से पुराना होना चाहिए और अगर उससे कम हुआ तो वो आधा ही प्राइस माना जाएगा। तब ये दिखाता है ग्रास को और कह रहा होता है कि ठीक है मेरे पास ऐसे 4 स्पिरिट ग्रास है और क्या ये लायक हैं, क्योंकि ये 20 साल से ज़्यादा ओल्ड भी हैं और काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ भी हैं। उसे देखकर ये सोच रहे होते हैं कि 4 स्प्रिंग स्पिरिट ग्रास जो कि 20 साल पुराने हैं, ये बच्चा तो सचमुच कमाल का है। फिर वो आते हैं उसके पास और कह रहे होते हैं कि बच्चे मानना पड़ेगा, इतनी छोटी उम्र में ही तुम इतने ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो ग्रास है जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। मतलब इधर एक साइड में जो ग्रास है उसका तो 100 ऐसे ही दाम हो जाएगा और जो बाकी 3 बचे हुए हैं उनका टोटल मिला के हो जाएगा लगभग 220। तो यानी इसने टोटल सारे पैसे को पे कर दिया है, जिसे सुनकर ये भी थोड़ा सा हैरान रहता है कि ये जो स्पिरिट ग्रास है इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। उसके बाद उन दोनों के बीच में सारी डील हो जाती है और कह रहे होते हैं कि तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है कि वो तो मैं गलती से स्पिरिट ग्रास को अपने साथ लेकर आ गया था, मुझे क्या पता था। वो कहते हैं ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है और साथ ही साथ उसे ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम हारे से फिर से ऐसी कोई गलती हो जाए तो तुम वापस से मेरे पास आ सकते हो। और हाँ ठीक है ऐसी बात है तो मैं तुम में से 30 स्पिरिट स्टोन डिडक्ट कर देता हूँ, यानी थोड़ा और सस्ता पड़ गया। और इधर हमारे यून कह रहा होता है कि थोड़ा पैसा कम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो जाने लगता है तो वो कह रहे होते हैं कि मेरा नाम है वू, याद रखना जब भी तुम यहाँ पर ऑक्शन के लिए आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। और फिर वो बैग में भर कर ऐसे लेके जा रहा होता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये जो फर्नेस था तो छोटा सा लेकिन थोड़ा सा मोटा रहता है और थोड़ा हैवी भी रहता है। तो ले जा रहा था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तब तक स्पिरिट भी बाहर निकल चुका रहता है। कह रहा होता है कि इसके अंदर क्या है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता फर्नेंस है। स्पिरिट कहता है देखो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग आ चुके रहते हैं अपने चाउटिक स्पेस में, जहाँ पर स्पिरिट कह रहा होता है कि बच्चे तुम तो सचमुच बहुत ज़्यादा लकी हो। वो कहता है कैसे। तब स्पिरिट बताता है कि ये जो फर्नेंस है इसके अंदर अभी भी हेवनली फ्लेम है। यून कहता है हेवनली फ्लेम, आखिर वो क्या चीज है। असल में हेवनली फ्लेम्स जो होते हैं उन फ्लेम्स को कहा जाता है जो कि बहुत सेंचुरी से लगभग 100 सालों से भी जलते हुए आ रहे हैं। और ये जो फ्लेम्स होते हैं ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के फ्लेम्स रहते हैं। इस टाइप के फ्लेम्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने मेथड में तो ये आपको बहुत ही जल्दी ग्रो करने में आपकी मदद भी करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात यह है कि ये सिर्फ आपकी कल्टीवेशन में ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके फ्लेम ऑफ लाइफ को भी रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन फ्लेम्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल रहता है जो कि आपको ताकतवर बना देगा, वो भी काफी जल्दी, और पहले से काफी ताकतवर बन जाएंगे आप। स्पिरिट उससे कह रहा होता है कि देखो अभी तक तुमने जितना भी सीखा है वो सब बस तुमने कचरा सीखा है। मेरी मानो तो तुम हेवनली फ्लेम्स के कल्टीवेशन पे स्विच हो जाओ, इससे तुम अपनी बेसिक नीड को तुरंत ही पूरा कर पाओगे और साथ ही साथ जिस चीज के लिए तुम लॉन्ग टर्म में प्रिपेयर कर रहे हो तुम उस चीज को शॉर्ट टर्म में ही हासिल कर लोगे और रैंक के मास्टर बन जाओगे अपने। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वुन अपने कमरे में रहता है और पढ़ रहा होता है बुक में कि उसके लिए कौन से टाइप का जो ग्रास है वो ज्यादा फिट बैठेगा। तो उसे पता चलता है कि ये ग्रास होता है। उसके बाद कह रहा होता है कि ठीक है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब कोई भी मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करने वाला है। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो अब अपना खुराफाती दिमाग लगाना शुरू करता है, लेकिन यहाँ वो जितने भी हर्ब रहते हैं कुछ ज्यादा ही हर्ब को मिक्स कर डालता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और जो फ्लेम रहता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बन जाता है और थोड़ा सा उदास भी हो जाता है कि बैक मैं फेल हो गया, मेरे इतने सारे सीड्स बर्बाद हो गए। लेकिन टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अभी तो इसके पास बहुत सारे सीड्स बचे हुए थे और आप इसकी इविल स्माइल को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कांड करने के पीछे पड़ा है। 1 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो उसे धुआं बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चुपचाप चला जाता है। इधर में दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद दो गोल्डी आ चुकी रहती है। हालांकि इनकी जो क्वालिटी रहती है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन तो नहीं रहती है, लेकिन चलो कम से कम पहली बार तो ये सक्सेस हो गया 1000 सीड्स को लगाने के बाद। अब कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और भी साथियों को ले आऊंगा, क्योंकि वो फिर से कोशिश करने वाला था। एक बार जो सक्सेस हो चुका था तब यहाँ पर ये फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन बात फिर से वही हो जाती है। ये ट्राई करता तो है लेकिन एकदम फेल ही हो जाता है, पूरा अटेम्प्ट एकदम खराब का खराब चल जाता है। बहुत सारे सीड्स फिर से बर्बाद हो गए। अभी से बहुत गुस्सा आता है, फर्नेंस को बुरा भला कहने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहता है। हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा ही धमाका हो जाता है फर्नेंस में। हालांकि फर्नेंस को कुछ होता तो नहीं उतना, लेकिन अचानक से 3
3 गोली वापस से निकल चुकी रहती है और ये एकदम सक्सेसफुली रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर उसकी हालत देखते हैं और दया आती है उन्हें। वो कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आप चिंता मत करिए। मास्टर कहते हैं जाओ जाकर आराम करो, मुझे नहीं लगता है तुम अभी इस हालत में हो। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो मास्टर के पैर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे और ट्रेनिंग करने दीजिए। सभी लोग कह रहे होते हैं लगता है इस बच्चे का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ देखो तो इसकी हालत कितनी खराब हो गई है। अब थोड़े दिन के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आराम से अपने चाउटिक स्पेस में बैठा हुआ रहता है और यहाँ चाउटिक स्पेस में इसका काम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है चाउटिक स्पेस में जो टाइम और स्पेस वाला चीज रहता है वो बहुत ही ज्यादा धीरे चलता है। तब तक स्पिरिट भी वहां पे आ जाता है और कह रहा होता है कि हाँ अब तुम पहले से ज्यादा बेहतरीन इन फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। पहले तो हमें लाना पड़ता था लेकिन अब ये नेचुरली आ रहे हैं। यून कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इनबॉर्न जीनियस हूँ, मैं इतना चालाक जो हूँ। और इधर स्पिरिट उसे बता रहा होता है देखो अभी तुम रैंक 1 पर हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में, महीनों के अंदर तुम रैंक 7 में पहुंच जाओगे। वो कहता है क्या रैंक 7? स्पिरिट बताता है नहीं नहीं, रैंक 7 ही नहीं, तुम मास्टर लेवल पे भी जा सकते हो, वो भी बहुत ही कम वक्त में। और मुझे तो लगता है कि ऐसे करते रहोगे तो तुरंत ही पहुंच जाओगे, और जिस दिन वो दिन आएगा जब तुम मास्टर रैंक में पहुंच जाओगे तब मुझे तुमसे कुछ चाहिए, करोगे ना? यून कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो सोच रहा होता है कि अगले महीने ये लोग नए डिस्पल्स को लेने वाले हैं तो मुझे उस लिस्ट में टॉप पे रहना पड़ेगा, तभी मेरा काम हो सकता है। अब हमें 20 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है और ये स्पिरिट रैंक 5 में पहुंच चुका था। हालांकि वहां तक पहुंचने के बाद भी इसकी भूख कम नहीं रहती, इसे और भी ज्यादा पावर चाहती है, लेकिन बहुत ज्यादा पावर के लालच में कुछ ज्यादा ही ले लेता है, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसीलिए ये थोड़ा सा आराम करता है, क्योंकि अब एक्सिलर से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि इतने दिनों से यही कर रहा था। तो सोचता है चलो वापस चल के थोड़ा सा आराम किया जाए। वापस जाता है, मास्टर को दे रहा होता है सीड्स। मास्टर से कह रहे होते हैं कि इतना ही बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अब मुझे पता चला कि लोग पहले तुम्हें जीनियस क्यों बुलाया करते थे। आगे मास्टर से ये कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमारे मेडिकल हॉल में एंटर करना चाहते हो, ठीक है चलो मैं तुम्हें इसकी इजाजत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम अब वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें और भी तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी मेडिकल के बारे में। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब उससे जल रहे होते हैं, क्योंकि इस चीज़ से वो एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली एल्केमिस्ट्री बन चुका है। और कुछ लोग तो सोच रहे थे कि इसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और इधर यून कह रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। फिर मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है अभी भी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ दिन बाकी हैं, तो तुम यहाँ गार्डन में रह सकते हो और अच्छे तरीके से किसी को भी पिकअप कर सकते हो, क्योंकि तुम हम लोग में से एक हो। और उनके जाने के बाद ये सोच रहा होता लगता है सभी को पता चल गया है कि लियू टियान मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है और मुझे एग्जाम में नीचा वो जरूर दिखाएगा। हालांकि अगर मैं यहाँ हर्ब गार्डन में रहता हूँ तो मुझे सेक्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और मैं अगर एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं खो सकता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए अपने लिए, और साथ ही साथ मुझे क्वीन सेक्ट में वापस जाना है ताकि मैं अपने फादर को भी बचा सकूं। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।